अपन ने फिर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लिखे हैं। सवालों को ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अपन क्या करते हैं, इन पे डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर है 70। टेलर और उसके सहयोगियों ने, टेलर नामक साइंटिस्ट था और उसके सहयोगियों ने, सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, टेलर और उसके सहयोगियों ने विष या फाबा, यानी फाबा सेम एक प्लांट है, उस पर नवनिर्मित डीएनए के गुणसूत्र के वितरण का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया। यानी इन्होंने डीएनए होता है उसका प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी विधि से होता है, ये सिद्ध कर दिया था पूर्णतया। थाइमिडीन का, साइटिडीन का, एडिनोसिन का, यूरिडीन का, तो इन्होंने थाइमिडीन का उपयोग किया था, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर अगला सवाल है, डीएनए प्रतिकृतिकरण में ऊर्जा का स्रोत क्या है। जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है तो ऊर्जा का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दूसरा ऑप्शन है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तीसरा है चक्रीय एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत है वो आपको पता है ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट बंद होते हैं और जब ये बंद टूटते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका उत्तर होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डीएनए के लेजिंग स्ट्रैंड पर, डीएनए के लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए छोटे छोटे खंडों में बनता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो अपन ने देखा था डीएनए प्रतिकृतिकरण में, डीएनए का प्रतिकृतिकरण द्विशाख होता है। एक स्ट्रैंड पर डीएनए क्या होता है, लगातार बनता है, उसको तो कहते हैं सतत रज्जु। क्या कहते हैं, सतत रज्जु, यानी लीडिंग स्ट्रैंड, इसका नाम होता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और एक स्ट्रैंड पर डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, उसको कहते हैं लेजिंग स्ट्रैंड, यानी असतत रज्जुक, असतत रज्जुक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस स्ट्रैंड पर डीएनए लगातार बन रहा है उसको कह रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड यानी सतत रज्जुक, और एक पर लगातार नहीं बन रहा उसको कह रहे हैं असतत रज्जुक। ये 3 से 5 दिशा है, ये जो अपन कह रहे हैं 3 से 5 दिशा, ये भी सवाल याद रखना, 3 से 5 दिशा है, ये 3 से 5 दिशा है। तो डीएनए जो नया बनता है वो 5 से 3 दिशा में बनता है, ये ध्यान रखना, 5 से 3, 5 से 3, ये जो डीएनए का नया स्ट्रैंड बना है वो 5 से 3 स्ट्रैंड बना है, और इधर भी आप लिखोगे 5 से 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने को। तो जैसे आपसे पूछा कि जिस स्ट्रैंड पर डीएनए बनता है टुकड़ों में उसको कहते हैं लेजिंग स्ट्रैंड। लेजिंग स्ट्रैंड मतलब होता है असतत रज्जुक। असतत रज्जुक पर डीएनए छोटे छोटे खंडों में बनता है, इन खंडों को कहते हैं, पहला ऑप्शन ओकाजाकी खंड, दूसरा लेक ओपेरॉन, तीसरा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, उपरोक्त सभी। तो ओकाजाकी खंड कहते हैं, इसमें क्या होता है 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनको ओकाजाकी खंड कहते हैं। इन खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम काम आता है। ये भी सवाल आता है कि ये जो ओकाजाकी खंड होते हैं, इन खंडों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम आता है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम आता है उसको डीएनए लाइगेज कहते हैं। और यहाँ पे डीएनए की जो प्रतिकृति प्रारंभ होती है उसको प्रतिकृति उद्भव स्थल भी कहते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि डीएनए का जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिकृति उद्भव स्थल कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए प्रतिकृति द्विशाख दिशा में होता है, ये भी सवाल आता है, एक शाख दिशा, द्विशाख दिशा या बहुशाख दिशा। तो द्विशाख दिशा में होता है, ये भी आपको 2-3 सवाल इसमें बता देते हैं, क्योंकि सवाल ज्यादा बन रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। डीएनए के लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए छोटे छोटे खंडों में बनता है, उनको क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड। अब मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने ई कोलाई जीवाणु को कौन से माध्यम में संवर्धित किया जिसके कारण उसको नाइट्रोजन के समस्थानिक N15 भारी समस्थानिक और N14 हल्का समस्थानिक है। ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक नहीं है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, ये N15 रेडियो एक्टिव समस्थानिक नहीं है, N14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक नहीं है। इनका स्रोत क्या था, अमोनियम क्लोराइड था या सोडियम क्लोराइड था या निकल क्लोराइड था या आयरन क्लोराइड था। तो आपको बताना अमोनियम क्लोराइड है वो इसका सोर्स था। अमोनियम क्लोराइड से क्या हुआ, नाइट्रोजन की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा जाता है। और अपकेंद्रण के लिए इन्होंने जिस माध्यम के अंदर रखा था उसका नाम था सीजियम क्लोराइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपकेंद्रण करने के लिए सीजियम क्लोराइड में रखा था और नाइट्रोजन का सोर्स था वो अमोनियम क्लोराइड था। अब अपने सामने क्या है कि बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है। आप लोग इस सवाल का आंसर
बहुत ही आसानी से दे सकते हो, ठीक है। सवाल इन्होंने पूछा ई कोलाई जीवाणु है वो 20 मिनट में डीएनए का प्रतिकृतिकरण करता है, यानी ई कोलाई जीवाणु होता है ये 20 मिनट के बाद डीएनए का क्या कर देता है, प्रतिकृतिकरण कर देता है। एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, ठीक है, 2 से फिर 4 डीएनए बन गए, और 4 से फिर 8 डीएनए बन गए, और 8 से 16 डीएनए बन गए, ठीक है। यानी 20 मिनट में डीएनए डबल हो जाता है। एक डीएनए था, 2 डीएनए हो गए, फिर 40 मिनट बाद में कितने डीएनए हो गए, 4, और 60 मिनट बाद कितने हो गए, 8, और 80 मिनट बाद हो गए 16, ठीक है। अब इसने पूछा है 80 मिनट बाद डीएनए के हल्के, अब ये जो लाल वाला है वो है हल्का, कैसा है, हल्का, N14, और काले वाला है वो N15 है, ठीक है। हल्के और संकृत, अब ये तो है भारी, ये क्या है, भारी है, ये संकृत है। संकृत मतलब होता है जिसमें एक हल्का हो एक भारी हो। संकृत डीएनए के घनत्व का अनुपात होगा, इसने पूछा हल्के और संकृत डीएनए के घनत्व का अनुपात होगा कितने मिनट बाद, 80 मिनट बाद। इसमें दोनों नाइट्रोजन के कैसे समस्थानिक है, N15 है, इसका मतलब ये डीएनए कैसा है, भारी है। 20 मिनट बाद क्या हुआ, ये 2 संकृत डीएनए बने, कितने बने, 2 संकृत डीएनए, एक हल्का है एक भारी है। अगर ये 20 मिनट बाद पूछता कि संकृत और हल्के डीएनए का घनत्व कितना है, तो अपन कहते हैं सभी संकृत है, क्या है, संकृत है। फिर ये 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद आप देखोगे 2 तो है संकृत, कितने हैं, 2 है संकृत और 2 ही हल्के हैं। ये N14 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 N14, ये है N14 N15 और N14, इसका मतलब ये संकृत है, तो 1:1। अगर 40 मिनट बाद पूछता कि हल्के व संकृत डीएनए कितने हैं, तो अपन बोल देते 1:1। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि 60 मिनट बाद कितने हुए, एक तो है अपने क्या है, 2 है संकृत, और 1 2 3 4 5 6 है हल्के। तो इसका मतलब क्या होता, अपन ने 1:6, यानी 1:2:6 का मतलब 1:3 आता। अब 80 मिनट बाद कितने बनेंगे, 80 मिनट बाद बनेंगे 16, कितने बनेंगे, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से संकृत कितने हैं, संकृत आपको पता ही है 2 है, कितने हैं, और हल्के कितने हैं, 14 है। तो 2:14, इसका मतलब क्या आंसर आएगा, पहला आंसर है 1:1, दूसरा है 2:2, तीसरा 1:3, और चौथा 1:7। अब आप बता दो बच्चों क्या अनुपात आएगा, वेरी गुड, 1:7 आता है, क्या आता है, 1:7 आता है। ये सवाल आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगर मान लो 100 मिनट बाद पूछता हो, 100 मिनट बाद पूछता तो कितना अनुपात आता, ठीक है। तो अपने ये ऑप्शन आप खुद ही बनाना और इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। अपने सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने थोड़े आपको ध्यान से पढ़ने। पहला सवाल है डीएनए का प्रतिकृतिकरण और अनुलेखन, डीएनए का रिप्लिकेशन और अनुलेखन कोशिका में कहाँ होता है। तो आपसे पूछा डीएनए का प्रतिकृतिकरण और अनुलेखन कहाँ होता था, आपको पता है ये कोशिका के केंद्रक में होता है। लेकिन अगर अनुवादन आ जाता, ट्रांसलेशन कहाँ होता, तब उत्तर क्या होता, कोशिका दर होता, ठीक है। तो ये दिन दोनों, पहला ऑप्शन है केंद्रक में, दूसरा है कोशिका दर में, तीसरा उपरोक्त ए और बी दोनों में, तीसरा गोल्जिका है। तो गोल्जिका तो है नहीं, तो ये होता है केंद्रक में, कहाँ होता है, केंद्रक में। और यहाँ अनुवादन हो जाता तब क्या होता, कोशिका दर होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने का कार्य, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, डीएनए लाइगेज। ये क्या है, गोंद की तरह काम करता है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृतिकरण में, आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन में हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए के जो तनाव है उसको कम करने का काम करता है, और डीएनए के स्ट्रैंड होता है उनको खुले रखने का काम करता है।
डीएनए के किनारों से काटने के लिए, डीएनए के किनारे हैं उसको काटने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? यहाँ डीएनए के किनारे हैं, अगर उसको काटना है तो कौन सा एंजाइम काम आता है? पहला एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा डीएनए लाइगेज, तीसरा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, चौथा टोपोआइसोमरेज। तो आपको बताना है एक्सोन्यूक्लियस। डीएनए को किनारों से काटने में कौन सा काम आता है? एक्सोन्यूक्लियस। और मध्य से हो जाता तो हो जाता एंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाता? एंडोन्यूक्लियस। ये ध्यान रखना। डीएनए अनुलेखन में डीएनए के कौन से स्ट्रैंड पर होता है? यानी डीएनए अनुलेखन होता है वो डीएनए के कौन से स्ट्रैंड पर होता है? डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड पर अनुलेखन होता है और दूसरे पर अनुलेखन नहीं होता है। तो कौन से स्ट्रैंड पर होता है? पहला है संवेदक रज्जुक, दूसरा कूटलेखक रज्जुक, तीसरा है टेम्पलेट रज्जुक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो तीनों नाम एक ही है। संवेदक रज्जुक को ही क्या कहते हैं? कूटलेखक रज्जुक कहते हैं या टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अनुलेखन दोनों स्ट्रैंड पर कभी भी नहीं होता, सिर्फ एक स्ट्रैंड पर होता है। अगर दोनों स्ट्रैंड पर होगा तो बनने वाला डीएनए अनुपूरक होगा और उसमें जो एमिनो है उसका क्रम भी समान हो जाएगा। डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में कितनी प्रोटीन उप इकाई होती हैं? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में कितनी प्रोटीन उप इकाई होती है? तो एक तो होती है अपने सिग्मा, ठीक है, एक होती है बीटा 1 बीटा 2, एक होती है अल्फा 1 अल्फा 2 और एक होती है रो। तो एक सिग्मा, एक बीटा 1 बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 और एक है रो। तो कितनी प्रोटीन उप इकाई होती है आरएनए पॉलीमरेज में? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो आपको बताना है 6 कितनी होती हैं? 6 होती हैं। एक का नाम सिग्मा, ये प्रमोटर साइड पे जुड़ती है और रो है वो समापन कारक पे जुड़ती हैं। बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 ये क्या करती हैं? ये आपको बताना है डीएनए अनुलेखन होता है उसकी अंदर वृद्धि करने में सहायता करती हैं।